नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। निजी स्कूलों की अस्थायी मान्यता को एक्सटेंड करने को लेकर के निजी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन और सरकार आमने सामने है। सरकार ने प्रदेश में चल रही अस्थायी मान्यता पर करीब 2000 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को सरकार ने एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है, जिससे इन स्कूलों पर अब इनके बंद होने की तलवार लटकी हुई है। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों के बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने नियमों को पूरा नहीं किया और अब इन अस्थायी मान्यता पर चलने वाले स्कूलों के लिए प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसी कड़ी में भिवानी में एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से इस मामले में समाधान की अपील की है। इसके साथ ही सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इसमें प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन का यह कहना है कि सरकार ने 8 साल के बाद भी स्कूलों को मान्यता नहीं दी है और अब हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर मान्यता को लेकर निजी स्कूल बंद होते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि बच्चों और अभिभावकों को भी होगा। इसके साथ ही प्रदेश में शिक्षा और महंगी हो जाएगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी बता देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में पेच कहां फंसा है और क्यों और कितने निजी स्कूलों पर बंद होने की तलवार लटकी हुई है। तो हरियाणा में 5000 जो निजी स्कूल हैं वो संचालित हैं और 5 में से 2000 ऐसे निजी स्कूल हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है, यानी कि अगर ये मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर इनकी मान्यता एक्सटेंड नहीं होगी, यानी कि ये बंद हो जाएंगे। 2000 स्कूलों की अस्थायी मान्यता एक्सटेंड नहीं की जाएगी, ये फैसला लिया गया है। सरकार ने स्कूलों की मान्यता को एक्सटेंड नहीं किया है क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि अस्थायी तौर पर इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब प्रदेश में इन 5000 स्कूलों में 5 लाख बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं और ऐसे में अब सवाल यह है कि इन 5 लाख बच्चों का फिर भविष्य आखिर क्या होगा और समाधान आखिर इसका कैसे निकाला जाएगा। तो अब निजी स्कूल सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए आपको यह भी एक बार ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। निजी स्कूलों का पक्ष भी आप जान लीजिए। सरकारी स्कूलों में भी बहुत सी खामियां हैं, कमियां हैं, लेकिन वो भी संचालित हो रहे हैं। सिर्फ निजी स्कूलों से ही ये भेदभाव सरकार क्यों कर रही है, ये आरोप निजी स्कूल के संचालकों का है। सरकार बड़े स्कूलों को कहीं ना कहीं इसकी आड़ में फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। राज्य में इससे शिक्षा और ज्यादा महंगी हो जाएगी, ये बात कही गई है निजी स्कूलों की तरफ से। और इसके अलावा यह भी कहा गया निजी स्कूलों ने कि सरकार ने हमको मरने के लिए छोड़ दिया है। वहीं हरियाणा स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि किसी सरकार ने उनकी मांग को नहीं माना और अगर ये मांग ये सरकार भी नहीं मानती है तो 16 जनवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन होगा और बैठक में वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को ताला भी लगा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम करवाने की संस्था है। ऐसे में जब फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे तो फिर बोर्ड का क्या काम होगा। तो हम लगातार 20 साल से हमारे ये हरियाणा प्रदेश में 3200 के करीब स्कूल जिनको हर साल एक्सटेंशन सरकार देती रही है, उनके नॉर्म्स पूरे ना होने की वजह से, और नॉर्म्स में मोटा मोटी ये है कि जमीन की कंडीशन पूरी नहीं हो पाती और बाकी कंडीशन सभी स्कूल पूरी करते हैं। ये हमारी डिमांड 20 साल से है। हर साल जब एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट आती है तो सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट एक हवा खड़ा कर देते हैं कि इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो 15 जनवरी तक हमारी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 15 जनवरी तक हम सरकार को समय दे रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम है हमारा कि 15 जनवरी तक इन स्कूलों का स्थायी समाधान सरकार करे। अधिकारियों को स्कूलों में भेज के स्कूल चेक करवाए। जो स्कूल, माननीय धनखड़ जी ने भी ये माना है कि जगह की कंडीशन को हटा के और कमरों के और संख्या के हिसाब से निश्चित कर दे अधिकारी कि भाई स्कूल में 10 कमरे हैं तो 500 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 500 का एक लिमिट कर दे। तो इस प्रकार से इनका कोई समाधान स्थायी किया जाना चाहिए। धनखड़ जी ने भी ये माना है।
जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी, जब वो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, वो मैनिफेस्टो है मेरे पास, मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। मैंने धनखड़ जी को भी दिखाया, हमारे शिक्षा मंत्री को भी दिखाया। तो उस मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा है एक कि हरियाणा में जितने भी अस्थायी स्कूल हैं उनके नियमों में सरलीकरण करके उनको स्थायी करने का काम हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 में। तो अस्थायी स्कूलों की मान्यता को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है, और निजी स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान की तरफ से भी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आखिर 20 साल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका समाधान क्यों नहीं खोजा गया और नियम इतने सख्त आखिर क्यों बनाए जा रहे हैं, इसमें कुछ ढील दे करके या कुछ परिवर्तन करके राहत आखिर इन स्कूलों को क्यों नहीं दी जा सकती है। क्योंकि न सिर्फ ये स्कूलों के भविष्य से जुड़ा हुआ, बल्कि इसमें पढ़ने वाले वो तमाम बच्चे, उनके भविष्य का भी ये सवाल है। और साथ ही साथ अगर ये 2000 के करीब स्कूल बंद होते हैं तो शिक्षा और अधिक महंगी होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया था कि वो नियमों में बदलाव करके ये जो भी निजी स्कूल हैं इनकी अस्थायी मान्यता को स्थायी तौर पर करेंगे, ये उनका वादा था। और इन सारी बातों को कहते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार अब अस्थायी मान्यता को लेकर के स्थायी समाधान खोजे, नहीं तो फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। तो बेहद गंभीर है ये पूरा विषय, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं साल 2003 से हर साल आप देख रहे हैं कि एक साल ये जो मान्यता है अस्थायी तौर पर एक्सटेंड होती रही, लेकिन अब इसका रास्ता कैसे निकाला जाएगा ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि निजी स्कूल की तरफ से एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मोर्चा खोल दिया गया है, और अब अस्थायी मान्यता को लेकर के जो अल्टीमेटम दिया गया है इस 15 दिन के अंदर अब सरकार कैसे इसका समाधान निकालेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और चलिए आज के इन तमाम अहम विषयों के साथ आज के इस चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। आज कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सुखबीर तंवर जी, आपका भी स्वागत। राम अवतार शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। राम अवतार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और कैलाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। राम अवतार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। और अभी आपके स्टेटमेंट को भी हम लोग सुन रहे थे, लेकिन जो 15 दिन के आप लोगों ने अल्टीमेटम को दिया सरकार को, इसको किस तरीके से देखा जाए, और एक बार फिर से जरा बताएं कि प्रमुख मांगे आपकी क्या है, कैसे समाधान की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि 20 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि अस्थायी तौर पर एक साल एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन इस बार मना कर दिया गया है। कैसे इसको देखें और क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? आयुष जी, ये जो मामला है ये कांग्रेस सरकार का है, और प्राइवेट स्कूलों ने 2014 में आदरणीय रामविलास जी की एक जनसभा शिक्षक प्रकोष्ठ ने अनाज मंडी में भिवानी में करवाई थी। उन्होंने वहां घोषणा भी करी थी और मैनिफेस्टो में भी ये डाला था, बिल्कुल क्लियर कट था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बढ़ती है तो नियमों में सरलीकरण करके इन अस्थायी स्कूलों को स्थायी करने का काम हम करेंगे। अब कांग्रेस ने 12 साल लटका दिया, 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी हो गए, तो इनमें फर्क क्या हुआ? हम इसको ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो जब ये 12 साल से लटकता आ रहा था तो 8 साल हो गए, इन बच्चों का भविष्य भी हर साल तलवार लटकती है, हर साल स्कूल संचालक संशय में रहते हैं कि बच्चों की परीक्षा होगी नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो है हम सरकार से बार बार लगातार 8 साल से हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि आप एक टेबल टॉक करिए, आप अधिकारियों को बैठाइए, आप हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बैठाइए और इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान आप करें ताकि हरियाणा के बच्चों का भविष्य सुरक्षित। नहीं, लेकिन राम अवतार जी, मुझे ये बताइए कि जो 2003 से समस्या चली आ रही है और हर साल अगर एक्सटेंशन आपको दिया जाता है तो सरकार की तरफ से भी तो कुछ कहा जाता होगा ना कि हम इस बार इस बिहाफ पर आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं, हमारे जो मानक हैं उनको आप पूरा करिए। ये 20 साल का लंबा वक्त गुजरने के बावजूद भी वो मानक पूरे क्यों नहीं कर पाए? इसमें एक जगह की थोड़ी सी कमी है। अभी आप जितने भी स्कूल है ये सिटी में है, शहरों में स्कूल है, ये शहरों में जगह मिलनी बड़ी मुश्किल है और मिलती भी है तो लाखों रुपए गज के भाव हैं। कोई भी स्कूल वहां जगह है ही नहीं, कहां से जगह खरीदेगा? इतना बड़ा पैसा हो, इतना लंबा चौड़ा अगर किसी के पास संसाधन हो तो फिर स्कूल खोलने की जरूरत क्या है? सरकार का काम है कि हर नागरिक को रोजगार देना, हर नागरिक की सुरक्षा करना। और हमारे यहाँ तो ये उल्टा काम हो रहा है कि सरकार तो रोजगार देने की बजाय छीन रही है।
हम अपने संसाधनों द्वारा ये प्राइवेट स्कूल कहीं लोन पे उठा के, कहीं कर्ज लेके, और ये स्कूल छोटे छोटे स्कूल इन्होंने बना रखे और 25 साल देखिए राम अवतार जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, मानक अगर आप पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज के लिए एक नियम कानून तो बना है ना इस देश के अंदर, तो हर चीजें उसी व्यवस्था से चलती हैं। अगर कल को वहां पर किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है या उससे रिलेटेड किसी तरह की कोई समस्या या प्रॉब्लम होती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? आप लोग लेंगे या सरकार के ऊपर छोड़ देंगे? फिर मानक क्यों बनाए गए? हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ये दोहरा मापदंड है ना, ये गलत है। अब मैं भिवानी का एग्जांपल देता हूं आपको। आप विजिट करवाइए, भिवानी में 150 गज में गवर्नमेंट के स्कूल चल रहे हैं, जहां पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी हवा का कोई प्रबंध नहीं है, जिसमें बिल्डिंग में कमरे, छोटे छोटे कमरे हैं। इस प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल दोहरा मापदंड क्यों, जब उन स्कूलों में आपका कहना है कि सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है और इसका हल निकाला जाना चाहिए। कैलाश शर्मा जी, कैसे इसको देखें? क्योंकि 20 साल से चल रही समस्या, अब तो 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, समस्या सुलझाइए नहीं तो आंदोलन करने वाले हैं। कैसे देखें कैलाश जी? देखिए, आप बार-बार बोल रहे हैं कि बड़ा आंदोलन चलेगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, तलवार लटकी हुई है। ये 3 शब्द आपके चैनल पर गत वर्ष भी उठाए गए थे कि आंदोलन करेंगे, भविष्य करेंगे। जब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये गए, वहां पर इनको कह दिया गया कि गत वर्ष एक कलेक्टर निकला था कि आप अपने स्कूलों में 10वीं 12वीं या बोर्ड के बच्चों का दाखिला ना करें, ये लास्ट आपको दी जा रही है। लेकिन इन्होंने दाखिले भी करे। अब ये जो बात कर रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे या कुछ करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इनसे कहलवा रही है कि आप आंदोलन करो, आवाज जाएगी और हम आपको हर साल की तरह 8 साल से दे रहे हैं, फिर आपको कोई ना कोई रिलीफ दे देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चोर से कहे चोरी कर, साहस से कह रहे सावधान रहे, उसी नीति पर चल रही है। ये जो भाषा बोल रहे हैं ये सरकार ही बुलवा रही है। जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई लास्ट बार दे करके अब नहीं मिलेगी, सीएम साहब ने नहीं, लेकिन ठीक है कैलाश जी, आप इस बात को कह तो सकते हैं, लेकिन इसका आधार बताइए ना। इतना गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, तो दोनों लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, राम अवतार जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। इसका आधार क्या है? 100-200 गज के, 300 गज के, 400 गज में क्या स्कूल चल सकता है? कोई घटना हो गई, वह गाड़ी नहीं जा सकती। सरकार ने तो कह दिया, सरकार ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि हम नहीं देंगे, और ना तो वो दे रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं कि हम अरे तो भाई मेरी बात तो सुनिए, जब इन छोटे स्कूलों में कोई सावधानी नहीं है, हर कमरे का साइज नहीं है, बरामदे नहीं है, साधन नहीं है, क्या ये बच्चों को मरवाएंगे? कोई बात होगी? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कैलाश जी। ये सवाल तो मैंने भी राम अवतार जी से पूछा, लेकिन इसमें आपने ये जो आरोप लगाया कि सरकार इनसे ऐसा करवा रही है, इसके पीछे का आधार क्या है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, 8 साल से सरकार यही चाहती है कि ये आवाज उठाएंगे, समाज में जाएंगे, हल्ला मचाएंगे और हम कह देंगे अच्छा चलो भाई 1 साल की आपको और छूट दे दीजिए। सरकार इनसे डर क्यों रही है? ये राम अवतार एक बात कहना चाहता हूँ, एक सेकंड राम अवतार जी, मैं आऊंगा पहले। बात सुनिए, ये अस्थायी मान्यता प्राप्त जो स्कूल है, ये अपने स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते, ये 10वीं के बच्चों को दूसरे जो बड़े स्कूल हैं स्थायी वाले, उनमें नाम लिखाते हैं। आप इसकी जांच कराइए ना, ये बच्चों को पढ़ाते क्यों है 100-200 500 गज के स्कूल में? मैं भाजपा के जो प्रवक्ता बोलेंगे उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या सरकार सख्त है कि इस बार इनको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं देगी? मैं भाजपा प्रत्याशी से ये आश्वासन चाहता हूँ। ठीक है, वंदना पोपली जी जवाब दीजिए। आप लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से हमको अल्टीमेटम दे दीजिए 15 दिन का, और उसके बाद फिर हम ये कहेंगे कि देखिए सरकार से चूंकि ये डिमांड कर रहे थे, बच्चों के भविष्य की बात है, इसलिए हम फिर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। मुझे लगता है आयुष जी, आपका आवाज आ रही है? जी जी जी, मुझे आवाज ही को हो रही है, थोड़ा इसको चेक कराइएगा, तब तक मैं इसको हटाकर एक बार बोलने की कोशिश करती हूँ। कैलाश शर्मा जी ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी, अभिभावक एकता मंच की तरफ से ये कह रहे थे, लेकिन मुझे पूरी तरह से ये बयान राजनीतिक लगता है। मुझे लगता है कुछ भी कह रहे थे उसके पीछे आधार जरूर होना चाहिए। सबसे पहले सरकार अभिभावकों के बारे में भी सोचेगी, बच्चों के बारे में भी सोचेगी, इन स्कूल के बारे में भी सोचेगी। और ये जो सारा मुद्दा, ये हमें समझना चाहिए कि 2003 से पहले है। 2003 से पहले इस तरह के कोई नियम नहीं थे, लेकिन 2003 के बाद जब नियम आए तो पहले से जो स्कूल चल रहे थे उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई कि किस प्रकार से वो नए जो सिस्टम है उसके हिसाब से अपने आप को कैसे अडाप्ट करें। लेकिन वो नियम जो हैं, जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना भी बहुत जरूरी था। हमने उसमें कुछ छूट दी है, ये उसके पीछे कारण ये था कि जो पहले से स्कूल चल रहे हैं उनको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। आपको अभी यहाँ पर जब राम अवतार जी बात कर रहे थे सरलीकरण की, तो सरलीकरण तो किया गया है,
और इसका मतलब ये तो नहीं कि 2 स्कूलों के अंदर ही अलाउड, 2 कमरों के स्कूल के अंदर ही अलाउड कर दे या बहुत छोटे एरिया में अलाउड कर दे। जो बेसिक नियम है उसमें हम थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं, पूर्ण रूप से छूट नहीं मिल सकती है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, शहरी क्षेत्र में अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसको 1500 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता है। हमने पुराने स्कूलों के लिए 250 वर्ग मीटर रखा है। अगर नया स्कूल मिडिल खुलता है तो उसमें 2000 वर्ग मीटर की आवश्यकता है। हमने पुराने स्कूल के लिए इसको 500 वर्ग मीटर रखा है, इनकी मुश्किलों को देखते हुए। सेकेंडरी स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वो 3000 वर्ग मीटर है, जिसके लिए हमने पुराने स्कूल के लिए इसको 1800 वर्ग मीटर रखा है। तो ये रिलैक्सेशन जो है हमने इनको दी है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये था कि लगातार बार बार कहने के बावजूद भी इसमें इन्होंने उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता नहीं करी या उसको जगह को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझी। तो ये जो केस है जब हाई कोर्ट में गया उसमें जाने से पहले नहीं, लेकिन वंदना बोगले जी, शहरी क्षेत्र में कैसे संभव है जब अगल बगल आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उनके पास तो जो जमीन है वो तो उसी में संचालित कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं उनके पास इतना फंड भी नहीं कि वो कहीं और जाकर के उसको एक्सटेंड कर पाए। आप उसको कुछ तो उसका रास्ता निकालेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर बच्चे तो एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, लोगों का रोजगार भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। दोनों चीजें आपको देखनी है वंदना जी। बिल्कुल आयुष, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मानक होते हैं उसको पूरा करना आवश्यक है। और अगर इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना है और अगर वो नई जमीन ले सकते हैं तो वो नई जमीन लेनी चाहिए उसमें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आयुष, यहाँ पर जो जितने भी स्कूल संचालक हैं वो क्या करते हैं, अगर 8वीं तक की मान्यता ले रखी है तो 9वीं और 10वीं की अस्थायी ले लेते हैं, और 10वीं तक ले रखी है तो 11वीं और 12वीं की अस्थायी मान्यता ले लेते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि जो 8वीं तक के मानक है, क्योंकि मैंने भी आपको जमीन के मानक अलग अलग बताए कि प्राइमरी के अलग है, मिडिल के अलग है, तो जो 8वीं तक के उन्होंने परमिशन ले रखी है उसमें वो 9वीं और 10वीं में बिठाना चाहते हैं कि 1 साल की अस्थायी मान्यता ले लेंगे, अगली बार फिर ले लेंगे, अगली बार फिर ले लेंगे। तो ये वाली अस्थायी मान्यता देते क्यों हैं? मान्यता कौन दे रहा है? अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं कि वो अस्थायी तौर पर ले लेते हैं 9वीं और 10वीं की, तो मान्यता क्यों देते हैं उनको? मत दीजिए, मना करिए कि आपके पास 8 तक का ही मानक है, आप 8 तक ही बैठाइए लोगों को। असली तकलीफ तो यही है कि मान्यता देनी बंद हो गई। हमने इनकी एसोसिएशन के साथ बैठकर मीटिंग करी और एसोसिएशन को बैठकर हमने कुछ एक टर्म्स पर बातचीत करी कि अगर इतनी जमीन है उसके हिसाब से अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं, और ये लोग मान भी गए थे। लेकिन अब जब हाई कोर्ट से भी आदेश आ गया, हमने 21 दिसंबर 2022 को क्लियरली कह दिया था, माफ कीजिए तब तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उससे पहले 24 जनवरी 2022 को हमने कह दिया था कि नए ये एडमिशन नहीं लेंगे। अब 1 अप्रैल को उनको हाई कोर्ट से परमिशन मिल गई कि वो नया एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट ने अगले सेशन के लिए इनको मना कर दिया। तो अब ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए ये डिसीजन सरकार का है तो सही, लेकिन साथ के साथ ये हाई कोर्ट कैसे देंगे ना, यही तो सवाल है। ढींगरा जी, चलिए 1 सेकंड, ढींगरा जी मुझे बताइए कि 2003 में चूंकि अभी हमारे साथ राम अवतार जी भी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई ये तो समस्या शुरू आप लोगों के समय से ही हुई, निजी स्कूलों को अस्थायी तौर पर जो मान्यता का सिलसिला है वो शुरू हुआ और उसके बाद से आज तक वो हो नहीं पाया, इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की भी है इसके अंदर। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, राम अवतार शर्मा जी को ये नहीं शायद पता कि 2003 में किसकी सरकार थी। 2003 में जो सरकार थी वो बीजेपी और चौटाला साहब की सरकार थी, ज्वाइंट सरकार थी 2003 में, और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई। राम अवतार जी को शायद पता नहीं है ना, इस करके ऐसे बोल रहे हैं। 2003 में रूल किसने अमेंड किए? चौटाला साहब और बीजेपी की सरकार में मिलके। चौटाला और बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने 2003 के अंदर ये रूल बनाए थे। उससे पहले कोई इस तरह के मापदंड नहीं थे। और दूसरी बात, जो अभी वंदना पोपली जी जो बात कर रही हैं, ये भी अभी नए जो मापदंड है ये बीजेपी की सरकार ने बनाए हैं। अभी ये दोनों मापदंड जो है ये पहले चौटाला और बीजेपी कौन से बनाए हैं, और अब जो चेंज किए हैं, रिलैक्सेशन दी गई है, नए मापदंड भी। मैं हर चीज जानता हूं, मैं आपको, आप सुनिए आयुष जी, आप इस चीज को चेक करिएगा। 2003 में किसकी सरकार थी और 2003 के रूल है या नहीं? 2003 में रूल बने थे। 2003 निकाल दिया क्या? अरे 2005 में आपने हल निकाल दिया क्या? वंदना जी, एक्सटेंशन का खेल कांग्रेस सरकार में चला है। ये एक्सटेंशन कांग्रेस सरकार से शुरू हुई थी। 2003 में तो पॉलिसी बनी थी, पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हम तो एक्सटेंशन का जो मामला है उसी टाइम रोक लेते हैं। ठीक है, चलिए केवल ढींगरा जी, चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी 1 सेकंड, एक एक करके केवल ढींगरा जी। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, उस पॉलिसी के अंदर 2003 की पॉलिसी के अंदर
स्कूलों की जगह के सबके मापदंड तय किए गए थे, उसकी पॉलिसी की बात करिए आप, उससे स्टार्ट हुआ ये काम। आप गलत कर रहे हो। उसकी एक्सटेंशन की बात सरकार ने इसलिए की थी, सुनिए, हुड्डा साहब ने जो एक मिनट सुन लिया, भाई साहब मुझे मालूम है सब, राम अवतार जी आप इतने ज्ञानी नहीं हो, पहले आप चेक करिए, आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए अस्थायी मान्यताओं को ऐसे करिए, रिकॉर्ड निकलवाए। अरे आप विषय पर अगर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं रिकॉर्ड चले जाते निकलवाए हैं, विषय चैनल, में बात राम नहीं हो रही। अवतार जी यहाँ पे थोप नहीं सकते कुछ भी। रिकॉर्ड चैनल निकलवाएगा, इस चीज की स्टडी करेगा तो ये पाएगा कि चौटाला और बीजेपी की सरकार थी जिसने ये रूल बनाए थे कि इतनी जगह होनी चाहिए, रूल की बात नहीं हो रही भाई साहब, एक्सटेंशन की बात हो रही है। एक्सटेंशन शुरू किसने करी थी? अरे भाई साहब एक्सटेंशन ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, चलिए एक्सटेंशन शुरू भी करी उन्होंने, ठीक है, ठीक है, जो मापदंड रूल बने थे वो 2003 में बने थे। ठीक है, एक सेकंड ढींगरा जी, ढींगरा जी, अगर मान लेते हैं, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने बनाया, आपने कहा कि इनेलो की बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने ऐसा रूल बनाया, तो अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर खामियां थी तो आप इनका समाधान कर देते। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, यही तो बता रहा हूं। हमने ये कहा था उस समय कि ये रूल 2003 का चल रहा है, हम इनको, आप कहते हैं कि 2005 में हमारी सरकार आ गई, इनको हम अस्थायी तौर पर ना देकर के हम तो खत्म ही कर देते हैं। तो हो नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, पहले एक्सटेंशन की बात हमने की थी, उसके बाद रिलैक्सेशन की बात भी हमने की थी, उसके बाद ये भी कहा था कि रामअवतार जी को इतना समय दे रहे हैं, हमको आपने बुला रखा है। अरे कैलाश जी, राम अवतार जी नहीं, केवल ढींगरा जी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। कैलाश जी चर्चा में मैं सबको समय दे रहा हूँ, कैलाश जी सबको समय मैं दे रहा हूँ, सबको बोलना है यहाँ पर, सिर्फ आपको ही नहीं बोलना। रामअवतार जी 3 बार बोल चुके हैं भाई साहब। उसकी लैंड को उसका ग्राउंड यूज करने के लिए परमिशन दी थी। आप ये रूल भी पढ़िए, उसमें परमिशन देने की बात भी कही थी कि जो आसपास के स्कूल है उसमें बच्चे को खिलाने के लिए, बच्चे को गेम खिलाने के लिए आप स्कूल में ले जा सकते हैं, और उस 1000-2000 गज को भी एक्सटेंशन के रूप में माना जाएगा कि उसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इस बीजेपी की जो नई सरकार आई, इसने फिर रूल को चेंज कर दिया, और रूल को चेंज करके थोड़ा 100 गज ऊपर नीचे करके फिर उसके बाद स्कूलों को मान्यता रद्द करने का काम शुरू किया। ये काम शुरू किया पहले चौटाला और बीजेपी की सरकार ने, अभी जो दूसरा रूल लेके आई ये सरकार लेके आई बीजेपी। आपने कहा कि आपने रिलैक्सेशन दिया और एक बार इन लोगों ने फिर से इसको और बढ़ा दिया। ठीक है, अब आप तो निकल गए, आप तो निकल गए बच के। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपके ऊपर आ गया आरोप घूम के। ओंकार जी जवाब दीजिए। आयुष जी, सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता की सुविधा के लिए कानून बनाए जाते हैं। मैं अपने भाई की एक बात से तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। 2003 में चौटाला सरकार ने राहत दी थी निजी स्कूलों को। आप स्कूल एसोसिएशन से पूछ के देख लीजिए, अगर कोई नियम इनको गलत लगा तो 10 साल इनकी सरकार रही। अरे पॉलिसी देखो भाई, कानून बनाए जाते हैं, पॉलिसी देखो ना, कानून बनाए भी जाते हैं, कानून बदले भी जाते हैं। अब मोदी साहब ने 3 कृषि कानून लगा दिए, बाद में 13 महीने के बाद माफी मांग के वापस ले लिए। आपने उस कानून को अगर गलत था आपने क्यों नहीं बदला? और दूसरा बदल दिया बीजेपी। धारा 7 चौटाला साहब खत्म कर गए थे, हुड्डा साहब ने 5 जून 2006 को धारा 7 दोबारा लागू कर दी। आज तक जनता भुगत रही है, और बीजेपी की सरकार तो ऐसी है, बीजेपी की सरकार तो ऐसी है जो पुराने बने हुए कानून का सहारा लेके जनता को बार बार इंजेक्शन लगा रही है। ये सरकार जनता पर प्रयोग कर रही है। आयुष जी देखिए, अस्थायी स्थायी क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे अपनी बात रखने दो। देखिए, बीजेपी की सरकार 8 साल से सत्ता में है। कानून कौन बनाता है? कानून सरकार बनाती है। न्यायपालिका उस कानून की कसौटी न्यायिक जांच पर खरा जांचती है। अब ये कानून क्यों नहीं बना सकते? जो स्कूल, इन पुराने स्कूलों को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, हमें बच्चों का भविष्य भी प्यारा है और बच्चों की सुरक्षा भी प्यारी है, दोनों चीजें प्यारी हैं। 2 कैटेगरी में बच्चों स्कूलों को बांट सकते हैं, पुराने स्कूलों को। देखिए आयुष जी, 2600 के करीब स्कूल है और तकरीबन 1.25 लाख के करीब बच्चों का भविष्य है। इसको दांव पर तो नहीं लगाया जा सकता। एकदम से बंद करना बिल्कुल सरासर गलत है। आप इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। लेकिन अगर सरकार बंद नहीं करेगी तो कैलाश जी तो कह रहे थे कि सरकार ही कह रही है कि आप लोग करिए भाई, आप लोग अस्थायी मान्यता के लिए आंदोलन करिए, हमको 15 दिन की चेतावनी दे दीजिए। सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।
जिनमें जाने का रास्ता बहुत कम है, जिनमें फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं जा सकती, गली में है, वो स्कूल बांटो जिनमें सारा रास्ता ठीक है लेकिन जगह कम है। आयुष जी, बात कहाँ पे होती है? आयुष जी, ये स्कूलों को शिफ्टिंग की परमिशन सरकार क्यों नहीं देती? शिफ्टिंग की परमिशन में क्या दिक्कत है सरकार को? अगर स्कूल सेम मैट्रेस में, सेम पैटर्न में अगर दूसरी का शिफ्ट हो जाए, किसी को क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है ओंकार जी, इसका रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे सरकार निकालेगी ये रास्ता? केवल जी मेरे को बात पूरी करने दीजिए प्लीज, केवल जी बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, शिफ्टिंग की परमिशन रोकी किसने? आपके 2003 का रूल पड़ी है ना, केवल जी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए जी। देखिए, जो छोटे स्कूल हैं वो 300 रुपए फीस लेके बच्चों को पढ़ा देते हैं, 400 रुपए फीस लेके, और ये जो दूसरे स्कूल है माइंड ट्री वगैरह 1 लाख रुपए एडमिशन फीस लेते हैं, 1 लाख रुपया। ये सरकार चाहती क्या? बीजेपी सरकार ये छोटे स्कूलों को बंद करके बड़े स्कूलों के पल्ले अभिभावकों को डालना चाहती है। ठीक है, ये गंभीर आरोप है। आप कह रहे हैं छोटे स्कूलों को बंद करके बड़े स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, सरकारी स्कूलों को भी बंद करना चाहती है, शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। सुखबीर तंवर जी, सुखबीर तंवर जी, सिटीजन हूं, आप उनको टाइम दे रहे राम तंवर साहब, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है। क्या हाल है तंवर साहब इसका? आयुष जी, जो चर्चा से बात निकल के आई उसमें, और जो आपने अपने प्रोमो में भी दिखाया, बात ये आई कि जब सरकारी स्कूल जो हैं वही जो निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर आखिर ये निजी स्कूलों पे इस तरह का अनाचार अत्याचार क्यों? इसके अलावा मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर सरकार इतनी ही संवेदनशील है तो एडवांस में लिस्ट जारी करे कि ये स्कूल अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं और इन स्कूलों पे दाखिला आप अपने विवेक पे कराएं, इनको कभी भी बंद किया जा सकता है। इसके अलावा मैं कहना यह चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2014 का जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था और जिस प्रकार से इन्होंने सरलीकरण का एक वायदा प्राइवेट स्कूलों के लिए किया था, आखिर उसकी अनुपालना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं करी? इससे तो यही साबित होता है कि अनेक विषयों की तरह जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी वायदे थे वो चुनावी जुमले सिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार से ये 2014 का किया गया वादा भी उसी की पुनरावृत्ति कर रहा है। इसके अलावा मैं कहना यह चाहता हूं, अगर इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का कोई मॉडल है तो निश्चित तौर पे वो आम आदमी पार्टी की शिक्षा का मॉडल है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त करी है और उस मॉडल को अपना लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, प्राइवेट स्कूल दिल्ली आपने कहा कि इसमें हल निकालना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, अब मॉडल कौन अपनाएगा ये तो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये राजनीतिक बात हो गई। कैलाश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे और दूसरे सारे लोग अपनी अपनी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कैलाश शर्मा जी की शिकायत ये है कि आपने दूसरे सेशन को समय ज्यादा दे दिया। अब मैं इनको भी बता दूं कि आपने तो उनको भी उतना ही समय दिया है, इनको पता नहीं कहां से समझ में आ रही हो बात। विषय ये है कि जो धरातल की दिक्कत और परेशानियां जो 150 गज में चल रहे हैं, निसंदेह वो बंद होने चाहिए। और यही तो समस्या है ना, यही तो समस्या है। मानक भी पूरे करने हैं और जो चल रहे हैं उनका हल कैसे निकाला जाएगा? जो चल रहे हैं उनका हल कैसे निकालेंगे तंवर साहब? जो चल रहे हैं उसका हल कैसे निकालेंगे? ठीक है, ठीक है, कैलाश जी, बंद कर देने चाहिए ये स्कूल आपके हिसाब से? खतरे हैं उनको कैलाश जी, ये स्कूल बंद हो जाने चाहिए आपके हिसाब से? जो 2500-2000 स्कूल के ऊपर तलवार लटकी उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है सुखबीर तंवर जी, आपकी बात आ गई। ठीक है सुखबीर जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई सुखबीर जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी दुकान बना के ठीक है। चलिए सुखबीर जी, अब बात आ गई ना, बात आ गई। बात का लब्बो लुआब यही है कि भाई इसका हल निकालना है ना। कैलाश जी, बंद कर दे क्या जो 2500 स्कूल हैं मानक पूरा नहीं कर रहे हैं? 2003 में शिक्षा नियमावली बनी, 19 साल में इसमें नियमावली में 12 संशोधन प्राइवेट स्कूल लॉबी के कहने से किए गए। पहले जो जमीन प्राइवेट स्कूलों के लिए तय की गई थी उसको आज आधा कर दिया गया है। क्या राम अवतार जी या कोई भी बोल रहे हैं क्या 3 से 4 से गज के स्कूल में 10वीं 12वीं का स्कूल चल सकता है? हम इनके छोटे स्कूलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनमें
प्राइमरी लेवल तक की पढ़ाई हो, लेकिन 10वीं की पढ़ाई ऐसे स्कूलों में की जा रही है जिनकी 4 से 5 गज की जमीन है। क्या कोई हादसा हो गया ना, उसमें कोई जा सकती, बस जा सकती, बरामदा नहीं है, छोटे साइज है। और सरकार ने जब आदेश निकाल दिया अप्रैल में कि इस साल किसी तरह से नए दाखिले नहीं किए जाए, ऐसा अखबार में भी दिया, लेकिन क्या उसके बावजूद कि इन छोटे स्कूल जो भी बंद होने वाले हैं उनकी हिम्मत तो देखिए, उसके बाद भी दाखिला उन्होंने कर लिए और अब बच्चों का भविष्य कर रहे हैं कि भविष्य खराब हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूं, 10वीं के बच्चे इनके स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इन्होंने उन बच्चों के नाम उन स्कूलों में लिखवा रखे हैं जो मान्यता स्थायी प्राप्त है और अपने यहाँ नहीं पढ़ा रखा है। इसकी जांच की चाहिए। और इन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, इन्होंने सरकार के आदेश का उल्लंघन किया। ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनसे मना किया गया था कि इस साल दाखिला ना करें, उसके बावजूद दाखिला किया इन्होंने। इन्हें पता था कि हम फिर लड़ेंगे, फिर आंदोलन करेंगे और भाजपा वालों से इनके संपर्क हैं। राम अवतार जी पहले भी भाजपा में जो है शिक्षा सर के संयोजक थे। तो सरकार देख लेना कुछ दिन बाद। चलिए राम अवतार जी, फिर से आरोप लग गया आपके ऊपर और जवाब दीजिएगा इस बार कैलाश जी की बात पर। आयुष जी, एक बात मैं कैलाश जी के संज्ञान में नहीं है, इन्होंने हाईकोर्ट की अवमानना की बात करी है। माननीय हाईकोर्ट ने जब स्कूल संचालक हाईकोर्ट में गए तो माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप बच्चों के दाखिले करो। पिछले साल किया था, इस साल मना कर दिया। इस साल मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, अभी लेटेस्ट बात कर रहा हूँ। कैलाश जी आपकी जानकारी दुरुस्त करें। आप आरोप लगाने से हाईकोर्ट में आप गए थे, माननीय 31 तारीख माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि इन बच्चों का दाखिला करें और माननीय हाईकोर्ट ने बोर्ड को भी आदेश दिया है, डिपार्टमेंट को भी आदेश दिया है कि इन बच्चों को एफिलिएशन दें आप। एक बात। दूसरी बात, आप हम नियमों की बात कर रहे हैं। हमने सरकार से सिर्फ ये मांग करी है कि इनका कोई ना कोई बैठ के मेरे जितने भी आप भी बता दीजिए 4 गज में 2 गज में कैसे स्कूल चलाएंगे। आप एक बार आपके टाइम में मैं नहीं बोला ना, तो एक बार मेरी ध्यान से बात सुने आप। जितनी भी पार्टियों के प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे उनसे मेरा आग्रह है कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये बड़ा संवेदनशील विषय है। इसमें बच्चों का और स्कूल संचालकों का 30 साल से जो स्कूल संचालक स्कूल चला रहा है वो बेचारा अब कहाँ जाए, पहली बात। आप कितने पैसे देते हो? 2000, 3000, 5000 टीचरों को देते हो। आप रोजगार वाली बात कर रहे हो। कैलाश जी आप बीच में वो ना करें, आप बात को सुनना भी सीखे। अरे मैं कहता हूँ रोजगार वाली बात कह रहा हूँ, टीचरों को आप 2000 रुपए 4000। सुनो मेरी बात, देखो ठीक है कैलाश जी सुन लीजिए, लेकिन अभी सुनिए। अब दूसरी बात आती है नियमों की। नियम गवर्नमेंट स्कूल के लिए और प्राइवेट स्कूल के लिए एक जैसे होने चाहिए। पहली बात, शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं, शिक्षा प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल तो अपने संसाधनों द्वारा चल रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूलों को सरकार चला रही है। दूसरी बात, हम नियमों की बात करें, हरियाणा में हजारों। लेकिन राम अवतार जी ठीक है, नियमों की बात तो करनी पड़ेगी ना। राम अवतार जी 20 साल का वक्त हो गया, अगर मानक आप पूरा नहीं करेंगे तो क्या इंतजार इसी बात का था कि एक दिन आंदोलन करके आज जो चाह रहे हैं उस बात को पूरा करवा लें? ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना, मानक पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आयुष जी सुनो आप एक बार मेरी बात। कैलाश जी सुनो मेरी बात। हरियाणा में जब नियमों की बात हो रही है, हरियाणा प्रदेश में हजारों एकेडमी चल रही है जिनके पास हमारे पास अस्थायी मान्यता तो है, उन एकेडमियों के पास कुछ भी नहीं। जो दूसरी क्लास से और 12वीं तक के एकेडमी चला रहे हैं जिनके पास कोई कुछ भी नहीं है, हमने सरकार से निवेदन किया कि एकेडमियां बंद कमरों में, छोटे छोटे कमरों में एकेडमी खुली हुई है, उनके ऊपर लगाम लगाइए आप। क्या सरकार ने उनकी तरफ को ध्यान दिया कि हरियाणा प्रदेश में एकेडमी स्कूल बंद हो पड़े? कोई भी नहीं चल रहा इस समय जो कोचियों में आप बोल रहे हो। आप अपनी बात करो। आप मैं कह रहा हूं 8वीं तक पढ़ाइए, कोई बुराई नहीं है। 10वीं का दाखिला क्यों देते हो आप? नहीं, लेकिन ठीक है राम अवतार जी, कहीं अगर मान लिया मानक पूरे नहीं हो रहे हैं या कोई मानक के विपरीत काम कर रहा है तो उसका मतलब आपको भी उसी आधार पर छूट मिल जानी चाहिए। आयुष जी उसका रास्ता है। हमने सरकार से डिमांड करी कि वहां जगह नहीं मिलती है तो आप पैच अलाउ कर दो, आप उसको आधा किलोमीटर में 1 किलोमीटर में उसको स्कूल को शिफ्ट करने की परमिशन दे दो, उन्होंने पूरे हो जाएंगे। जब जमीन है ही नहीं तो जमीन पैदा की जाएगी क्या? तो आप बंद करना अच्छा तक पढ़ाइए। आपसे निवेदन ये है कि आप 5वीं तक पढ़ाइए, 8वीं तक पढ़ाइए, कौन मना करता है? अब 10वीं तो हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि जो स्कूल नहीं। लेकिन राम अवतार जी, कैलाश जी का तो कहना ये भी है कि आप तो अपने यहाँ दाखिला आप तो अपने यहाँ उसको पढ़ाते हैं और दाखिला किसी बड़े स्कूल का दिखा देते हैं। ये हमारी बात जल्द है, आप सीबीआई जांच कराओ।
ऐसा ही मेरे मिलेगा। को बड़ी क्लासी की बात है ना, बड़ी आशाप्रद लग रही है। जब अगर हम बच्चे दूसरे स्कूलों में एडजस्ट करवा लेंगे तो फिर मान्यता के लिए हम क्यों चिड़चिड़ा रहे, क्यों हम गिड़गिड़ा रहे मान्यता के लिए? बच्चे तो हम एडजस्ट करवा देंगे दूसरे स्कूलों में। क्लासी थोड़ा सा बात तो तरक आप बात ना रामोतार किया जी करो। जवान मेरी बात को स्वीकार करिए, अगर ऐसा ना नहीं है तरक कि हाँ, तरक आप तरक जब बच्चे हमारे दूसरे स्कूलों में एडजस्ट हो जाएंगे तो मान्यता किस लिए थी हमें? हम अपना काम चला लेंगे। समस्या यही है कि हमारे बच्चे हमारे मेन स्कूलों में समस्या आपकी जगह की है और इस पर रिलैक्सेशन आप चाहते हैं। वंदना पोपली जी, दूसरी जगह इनको शिफ्ट करने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं वंदना जी? ये गरीब बच्चे हैं, वंदना जी, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है वंदना, एक बार सबसे पहले एक चीज जो है वो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो स्कूलों में सेशन है वो अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होता है। तो कैलाश जी शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन के भी सरकार ने कैसे इजाजत दे दी इनको एडमिशन के लिए। सबसे ये बात मेरे ख्याल से सुखबीर तंवर जी भी कह रहे थे कि दाखिला ही ना दें, ऐसा करें कि पहले से ही लिख कर देते। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है उनका MIS पर रजिस्ट्रेशन होता है। और जहां तक इस सेशन की बात है, इस सेशन में हमने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो प्राइवेट स्कूल है वो नए एडमिशन नहीं लेंगे। अब जब ये कोर्ट में चले गए तो 1 अप्रैल 2022 की बात कर रही हूँ मैं, उस समय हाई कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी क्योंकि मामला लंबित है। तो इस बार ये एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद ये अब आगे से एडमिशन नहीं दे पाएंगे। और उसके लिए इनके अगर बच्चों के एग्जाम है तो उसके लिए भी सरकार जो है देख रही है कि किस प्रकार से उनको कराया जाएगा। जहां तक आपने यहाँ पर बात करी कि जमीन को ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहीं और स्कूल खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आयुष, तो अभी कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात कही। रामोतार जी, आप किसी और को बीच में बोलने नहीं देते और आप दूसरों के बीच में बोलते हैं। मुझे लगता है वेट करना चाहिए आपको। कैलाश जी ने अच्छी बात कही कि आपको जितने तक की परमिशन है आप वहीं तक स्कूल चलाइए। आपको 9वीं का भी चलाना है, 10वीं भी चलानी है, 11वीं भी चलानी है, 12वीं भी चलानी है, और आपके पास परमिशन सिर्फ 8वीं तक है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें नहीं चल पाएंगी। हमें बच्चों के बारे में भी सोचना है कि कल को अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो उसको कौन देखेगा? खेल के मैदान तो चाहिए ना। और एक प्रश्न यहाँ पर और आया, बरामदा भी नहीं है इनके यहाँ पास, पर कहा गया अकेडमी को लेकर पीने का पानी नहीं है और इनके पास शौचालय नहीं है। एक सेकंड सुन लीजिए, ठीक है कैलाश जी, मुझे लगता है मैंने सभी की बात ना, तभी तो वो नियम है ना। और इतने लंबे समय तक सुना तो उसके बाद जवाब तो सबका बनता है ना। अभी तो मैंने एक ही व्यक्ति का जवाब दिया। यहाँ पर एकेडमी की बात हो रही है कि एकेडमी किस प्रकार से चलाई जा रही है। एकेडमी में 1 घंटा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, स्कूल में 6 घंटा पढ़ता है बच्चा। ये फर्क है इस चीज का। स्कूल में हम प्ले ग्राउंड और बाकी सब फैसिलिटी के बारे में एक सेकेंड, और बाकी सब फैसिलिटी जो है उनके बारे में हम चाहते हैं कि वो सब फैसिलिटी मिले। लेकिन एक बड़ी हैरानी वाली बात आयुष यहाँ पर है, मैंने केवल धिंगड़ा जी को देखा कि उन्होंने पूरी कोशिश की है किसी तरह से जो बॉल है भाजपा पे डाल दे, NLD पे डाल दे, लेकिन इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि 2005 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही तो एक्सटेंशन देने के अलावा क्या उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी? मुद्दा वहीं पर है कि जो बच्चों के लिए अगर नॉर्म्स बनाए गए हैं तो वो किस लिए बनाए गए हैं? ताकि उनको मुश्किल नहीं हो, कोई ट्रेजेडी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर आप में और उनमें क्या अंतर है? 2 ही साल का तो गैप रह गया ना। आप भी तो 8 साल हो गए आपको भी सरकार चलाते हुए। 8 साल में तो आप भी समस्या के समाधान तक नहीं पहुंचे। यहाँ पर आप एक भी प्रश्न पूछ रहे पोपली जी, लेकिन 8 साल में आप भी तो समाधान तक नहीं पहुंचे ना। आज तो ये अल्टीमेटम दे रहे हैं आपको 15 दिन का। 8 साल में आप भी कहां समाधान तक पहुंचे? बिल्कुल, हम सोल्यूशन पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हमने सरलीकरण किया है नियमों का। हमने एसोसिएशन के साथ बैठे, उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जिन चीजों पर फाइनलाइज किया गया, जिन चीजों को फाइनलाइज किया गया उनको हम सामने लेकर आए। और अब आज ये सिचुएशन है, इनको कहा गया है कि अब के बाद ये और एडमिशन, हमने तो लास्ट ईयर ही मना कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इंटरवीन करा। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी मामला पेंडिंग है तो आप इसको एडमिशन को लेने दीजिए। और अब तो बिल्कुल क्लियर है कि एडमिशन नहीं हो सकते हैं। अपनी जमीन दूसरी जगह खरीद सकते हैं, वहां पर स्कूल बना सकते हैं। नहीं तो 8वीं तक की परमिशन है तो 8वीं तक चलाइए, 10वीं तक की परमिशन है तो 10वीं तक चलाइए, लेकिन नियमों को पालन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है नियम को लेकर, वो है जमीन को लेकर। आप ये देखिए, जो सरलीकरण है हमने पुराने स्कूलों का कर दिया। प्राइमरी स्कूल 250 वर्ग मीटर और नए स्कूलों के लिए 1500 वर्ग मीटर है। तो ये यही दिखा देता है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो पुराने स्कूल है वो बंद नहीं हो, उनके जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी गैर जरूरी चीजों को मान लिया जाए। हमें बच्चों को भी देखना, हमें पेरेंट्स को भी देखना है। ठीक है ढींगरा साहब, देखिए इनकी बातों में देखिए किस तरह से विरोधाभास है। एक आदमी की जो जमीन है
उसकी एक मापदंड तय है, ना वो इधर जा सकता ना इधर जा सकता। और वो अगर मान लो 400 गज में है और वो मान लो 500 गज में है, तो वो 500 से 600 नहीं कर सकता और 500 से 450 नहीं कर सकता। अब 500 गज वाला आदमी जो है उसके लिए आप नियम कुछ ही बना दो, वो तो जाएगा कहां, वो तो फंस गया आपके हाथ में। और दूसरी बात, आप सरलीकरण की बात नहीं कर रहे, आप अगले को फंसाने की बात कर रहे हो कि अगले को फंसा दिया जाए और उसके स्कूल की रिकॉग्निशन कैंसिल कर दी जाए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो ये सरकार कर रही है, ये तो क्लियर है। आप ये स्टेटमेंट कर रहे हैं, आप ये स्टेटमेंट कह रहे हैं, वही खिलवाड़ है। आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, तीसरी बात एक और है, कोविड काल के अंदर सुनिए, कोविड काल के अंदर बसों के परमिट जो है वो बसें बंद पड़ गई, बसें आज भी खड़ी हैं लोगों की, उनकी बसें चल नहीं पा रही क्योंकि बच्चे एडमिट नहीं हुए, तो उन लोगों से परमिट वालों से पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार कोर्ट ने जब इनको एडमिशन की परमिशन दे दी, जुर्माना भी एडमिशन की परमिशन दे दी, तो उसमें तो ना तो कांग्रेस कुछ कर सकती ना बीजेपी कुछ कर सकती है। पैसे भी दे रही है, जुर्माना भी दे रही है। और सुनिए सुनिए सुनिए, आप ही तो कर रहे हो ये काम, सरकार में बैठे हो ना, सरलीकरण कर रहे हो आप। उनके साथ सरलीकरण ये हो रहा है कि बच्चों के साथ इंटरेस्ट भी, जुर्माना भी, और उनके साथ उनकी जेबें भी बढ़ती जा रही हैं। बच्चों के और बसों के ऊपर अगर एक स्कूल चलाया जा रहा है उसके पक्ष में है, एक कृपया बस करके अपना करना हो, कर दीजिए, एक अपना बंद स्टैंड बस को क्लियर कर एक सेकंड दीजिए। बच्चों के पक्ष में है या जो गलत तरीके से स्कूल चल रहा है उसके पक्ष में है। कितने पैसे लगते हैं उसको? वंदना जी, 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च चल रहा। आएगा। आपसे मेरा आग्रह है कि गलत तरीका ना बताइए। 25 साल से आप गलत कैसे नियम के हिसाब से अगर स्कूल नहीं चल रहा है तो आप उसके पक्ष में है, सरलीकरण है। सुनिए सुनिए, ये मेरे बीच में बोलते हैं क्योंकि ये सरलीकरण की बात कर रहे थे। सरलीकरण नहीं है, ये है अवरोधकरण। ये सरकार का नाम है किसके सरलीकरण की बात हो रही है? शर्तों के सरलीकरण की बात हो रही है जो आपने आगे किसकाते रहे? आपकी तरह आगे किसकाते रहे? आपकी तरह आगे किसकाते रहे? मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये काम तो होगा नहीं, हम तो सोल्यूशन निकालने आए हैं, सोल्यूशन जरूर निकालेंगे और बच्चों के हक में भी निकालेंगे। अगर ये शर्तें पूरे कर लेंगे तो इनको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन कुल मिला के मकसद ये होना चाहिए कि समाधान की ओर हम बढ़े, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ साथ स्कूलों को भी लेकर के आप लोगों को कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना होगा। समय नहीं मेरे पास, चर्चा यही समाप्त करूंगा। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यह है, क्योंकि 15 दिन का अल्टीमेटम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से दिया गया है, लेकिन इस 15 दिन के अंदर सरकार इसका समाधान कैसे निकालती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।